Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. Our first news is what is Centre's new mission to promote natural farming? This article is all about National Mission on Natural Farming. इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं. ये आर्टिकल बात कर रहा है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग. पहले हम समझते हैं नेचुरल फार्मिंग क्या होता है. नेचुरल फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जिसमें हम केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे, केमिकल फ्री फार्मिंग. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इसमें ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ तो यूज करना पड़ेगा ना अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए. तो हम इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया मैन्योर हो गया, या जो भी हमारे एग्रीकल्चरल साइड से वेस्ट निकलता है उसको रिमॉडिफाई करके यूज करना. नेचुरल चीजों का यूज करना ही नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत आता है. इंडियन गवर्नमेंट 2015 से इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है. वी ऑल नो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है कहीं ना कहीं उसमें केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये हमारी फूड साइकिल में एंटर करके ह्यूमंस की हेल्थ को निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं. सो इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए 2015 से हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था भारतीय परंपरागत कृषि पद्धति. मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी प्रैक्टिसेस जो हम परंपरागत ट्रेडिशनल वे में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए यूज करते थे, उन पद्धतियों को रिवाइव करने की बात की गई. इसी रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए भी स्कीम चलाई थी. और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट अपना एक नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की बात कर रही है. देखते हैं इसको डिटेल में कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट थिंग इज ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत ही स्कीम चलाई जा रही है. इसके कंपोनेंट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हम ये मिशन लेकर के आए हैं. इसके अंतर्गत कवरेज देखा जाए तो ओवरऑल 15,000 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे. 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया को कन्वर्ट किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत. फाइनेंशियल असिस्टेंस देखा जाए तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या इसमें फार्मर्स को 3 साल तक इनपुट प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जब तक कि फार्मर के लिए नेचुरल फार्मिंग एक नॉर्मल प्रोसीजर ना हो जाए, उसकी एक साइकिल मेंटेन ना हो जाए. नेक्स्ट थिंग इज वेब पोर्टल की मदद से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन चेक करेंगे कि हमने क्या फ्रेमवर्क बनाए हैं, किस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, किस तक कितना रिसोर्सेज अवेलेबल हो पा रहा है. ये सारी चीजें वेब पोर्टल की मदद से मैनेज की जाएंगी. सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है इस स्कीम का वो है मास्टर ट्रेनर्स. मतलब कि हम फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. जैसे कि मैंने बताया कि हम क्लस्टर्स डेवलप करने की बात करें, सो जो बड़ी बड़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं और जो इस फील्ड के एक्सपर्टीज हैं वो हमारे फार्मर्स को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे with the help of National Institute of Agriculture Extension Management as well as Organic and Natural Farming का जो नेचुरल सेंटर है, ये दोनों मिलकर फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ पाए. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीआरसीज, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स. ऐसे रिसोर्स सेंटर्स एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है जहां पर हम जो भारतीय तकनीक है, पद्धतियां हैं, उन चीजों को किसकी मदद से हम प्रमोट करें. जैसे कि ऐसे बीज बनाना, ऐसे सीड्स बनाना, ऐसे फर्टिलाइजर्स बनाना, किस तरह से उनको काम किया जाए, ये सारी चीजें एंड ऑन फील्ड करने के लिए हम ऐसे रिसोर्स सेंटर्स बनाने की बात कर रहे हैं. नेचुरल फार्मिंग ऑलरेडी डिस्कस्ड. केमिकल फ्री फार्मिंग जो कि लोगों को लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज की मदद से कंप्लीट हो पाए, जैसे कि बायोमास का यूज करना, मेन्योर का यूज करना, काउ डंग का यूज करना, यूरिन का यूज करना काउस की.
इस तरह से हम पेस्ट और इंसेक्टिसाइड्स को मैनेज करने के लिए नेचुरली एंड लोकली अवेलेबल सब्सटेंसेस का यूज करेंगे नेचुरल फार्मिंग में। इससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। पहला चीज हेल्थ को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। हम सब जानते हैं आजकल जो हम फल फ्रूट सब्जियां खाते हैं वो ओरिजिनल नहीं रहती है इन द सेंस उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स और उनको दवाइयों के डोज दे करके उनको बनाया जाता है। मतलब कि उन समय से पहले राइप होने के लिए और एक्स्ट्रा लार्ज बनने के लिए उन्हें केमिकल्स दिए जाते हैं। हमारे सामने लाइव एग्जांपल है लौकी का। सेकेंड इज इंक्रीज्ड फार्मर इनकम। इससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ने की चांसेस है। सॉइल की हेल्थ भी अच्छी होगी। हम सब जानते हैं हमारे जो केमिकल्स हैं वो सॉइल हेल्थ को डिग्रेड करते हैं। सॉइल हमारी डिग्रेड होती है या तो काफी एसिडिक हो जाती है सॉइल, जिससे कि हमारे लिए आगे वाली जो क्रॉप साइकिल है उसको कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये जो नेचुरल हमने एक मिशन लाया है, नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग के लिए, वो ना सिर्फ हमारी फार्मिंग को अच्छा करेगा बल्कि हमारी सॉइल को, हेल्थ को, फार्मर की इनकम को डबल करने में हर एक सेक्टर में हमारी मदद करेगा। नेक्स्ट वन इज ट्रम्प्स Trump's tariffs, its impact on global growth and what it could mean for India. इसको डिटेल में समझते हैं। अभी एक महीने से भी कम समय बचा है जब हमारे जो यूएसए में नए इलेक्शंस हुए थे उसके रिगार्डिंग जो हमारे नए रिप्रेजेंटेटिव हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, वो अपने प्रेसिडेंट रोल को स्टार्ट करेंगे। सो हुआ क्या कि उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे यूएसए के फेवर में चीजें करनी है। अगर यूएसए का ट्रेड देखा जाए तो यूएसए का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है कई कंट्रीज से। डेफिसिट को अगर मैं समझाऊं तो डेफिसिट मतलब कि व्हेन अ कंट्री इज इंपोर्टिंग मोर एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा करते हैं हम एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। इससे क्या होता है कि यूएसए के जो डॉलर्स हैं वो आउटफ्लो होते हैं। आउटफ्लो मतलब कि दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है। तो एट द एंड क्या होगा, यूएसए में एक तो मार्केट दूसरी कंट्रीज ने कैप्चर कर लेंगे, जैसे कि अभी चाइनीज गुड्स जो हैं वो यूएसए में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली ट्रेड डेफिसिट की वजह से जो हमारे नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, उन्होंने बात की है कि 3 कंट्रीज दैट इज चाइना, कनाडा एंड मैक्सिको, इन 3 कंट्रीज में आने वाले समय में वो 25% तक टैरिफ्स लगाने की बात कर रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन उठता है टैरिफ मतलब क्या होता है। देखो, जब कोई भी गुड्स अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरी कंट्री में एंटर करता है, सपोज करो चाइना ने कुछ मैन्युफैक्चर किया, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब यूएसए जाता है तो यूएसए की बाउंड्रीज को पार करने के पहले उसके ऊपर एक तरह का टैक्स लगता है जिसे बोला जाता है टैरिफ। और टैरिफ अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, यूएसए की गवर्नमेंट ने अगर टैरिफ 25% बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा, जो गुड्स की कॉस्ट है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। सो कॉस्ट अगर बढ़ गई तो लोग उस गुड्स को प्रेफर क्यों करेंगे, दे विल ट्राई टू शिफ्ट टू अदर सप्लीमेंट्स। सो यही होगा कि फिर चाइना के और मैक्सिको के, कनाडा के गुड्स जब महंगे लगने लगेंगे तो लोग उसको पसंद ही नहीं करेंगे, उसकी जगह पे अमेरिकन गुड्स को प्रेफर करेंगे और इससे अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर इंप्रूव होगा। इसी रिगार्डिंग कंट्रीज ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स बताए। जैसे चाइना और मैक्सिको ने कहा है कि हम तो रिटेलिएशन करेंगे। रिटेलिएशन मतलब कि जिस हिसाब से यूएसए हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाएगा वैसे रिटेलिएशन में हम भी यूएसए के ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, यूएसए के गुड्स को अपनी कंट्री में फेवरेबल कंडीशंस नहीं प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि फ्यूचर में हमें ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। कुछ समय पहले ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन थी जब पिछला टर्म चल रहा था ट्रम्प का। उस टाइम पे भी यूएसए और चाइना के बीच में
ट्रेड वॉर्स जैसी सिचुएशन कंटिन्यूअसली चल रही थी। ट्रेड और एक्सपर्ट्स का मानना ऐसा है कि ट्रेड वॉर जैसी चीजों से एक भी पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन नहीं होती है। मतलब कि ट्रेड वॉर से कोई भी कंट्री प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाती है, इससे लॉस ही लॉस होता है, पहला चीज। दूसरा, ग्लोबल जीडीपी भी कम होने के चांसेस है। ग्लोबल जीडीपी कम हो जाएगी जब कंट्रीज आपस में कनेक्टेड ही नहीं होंगी, गुड्स यहां से वहां ट्रेवल ही नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी जीडीपी है वो उसके श्रिंक होने के चांसेस है, कम होने के चांसेस है। एंड थर्ड थिंग इज ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन राइज होने के चांसेस है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्वेश्चन में आ जाएगी, मतलब कि आप किस तरह से फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर कर रहे हो वो किसी को नहीं पता, क्योंकि स्टेबिलिटी तो गुड्स के इजी एक्सचेंज से ही रहती है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हैम्पर हो सकती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज के वर्ल्ड में जहां पर हम लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां पर आप इस तरह की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को कैसे प्रमोट कर सकते हो। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब कि जब जब गुड्स का इजी फ्लो, जो चीज गुड्स के इजी फ्लो को रोके, और गुड्स का इजी फ्लो नहीं होगा तो एट द ग्लोबल लेवल हमें ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिसरप्ट होती हुई दिख सकती है। सो ट्रेड वॉर के ये ड्रॉबैक्स हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन भी हमें डिसरप्ट होती हुई दिखेगी। ये सारी सिचुएशन है जो हमें देखने को मिल सकती है। अब इस टैरिफ का इंडिया के ऊपर इम्प्लीकेशन देखा जाए तो, हालांकि इंडिया और यूएसए के ट्रेड रिलेशन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूएसए प्लस वाली सिचुएशन है। मतलब कि यूएसए इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। इंडिया के सिचुएशन में इंपोर्ट कम किया जाता है और एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाता है, तो जो ट्रेड है वो यूएसए के फेवर में है। तो हालांकि इंडिया के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट इस चीज का कुछ नहीं पड़ेगा, और ना ही यूएसए ने इंडिया का नाम लिया है इस रिगार्डिंग। बट कहीं ना कहीं जब ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन आएगा तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि यूएसए और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस और बेहतर होने के चांसेस हैं। जो अभी ट्रेड है वो बोला जा रहा है कि $120 मिलियन तक पहुंचने के चांसेस हैं बाय 2025। मतलब कि हमें इंडिया और यूएसए के रिलेशंस बेहतर नजर आएंगे, बट ग्लोबल लेवल पर हो सकता है टेंशंस बढ़े। यही सारी चीजें इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं। आगे चलते हैं। सेंसस 2025 एज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजन रजिस्ट्री, इसको डिस्कस करते हैं आखिर ये क्या बात करता है। नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है, देखो आने वाले समय में 2025 में हम अपना सेंसस कंडक्ट करने वाले हैं। वी ऑल नो सेंसस एक कंट्री का अपना एक कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस है जिसमें कि कंट्री अपने रिसोर्सेस की रजिस्टर मेंटेन करती है। वी एज अ पीपल ऑफ इंडिया, हम सब अपनी कंट्री के रिसोर्सेज है, तो कंट्री के पास कितने रिसोर्सेज है, क्या उनका रेशियो है, कितने मेल है कितने फीमेल है, उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें एक कंट्री अपने रजिस्टर में नोटेड रखती है। ये कोई आज की प्रैक्टिस नहीं है, अकबर के टाइम पर भी प्रैक्टिस की गई थी, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए 1872 से इंडिया में सेंसस कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था। उसके बाद हमने एक्ट बनाया और उस अकॉर्डिंग हम सेंसस कंडक्ट करते हैं। सेंसस में लोगों का नाम, उनका एड्रेस, सेक्स, एजुकेशन, ये सारी चीजें जनरल डेटा लिया जाता है। बट अब बोला जा रहा है कि 2025 में हम सेंसस के साथ साथ रजिस्टर भी बनाएंगे जिसे बोला जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जितनी भी कंट्री में पॉपुलेशन रह रही है, बी इट अ सिटीजन और अ रेजिडेंट और अ फॉरेनर, इन सब का जो डेटा है वो लिखा जाता है। पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब कि सिटीजन से नहीं होता है, जो भी रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट है हमारी कंट्री का, उसको भी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, बट जो ये एनपीआर है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये फर्स्ट स्टेप है
टू फॉर्म द नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। अगर आपको इंडियन सिटीजन्स का रजिस्टर बनाना है तो उसके लिए पहले आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाओगे। उसी के बेसिस पर आइडेंटिटीज पर सेग्रीगेट किया जाता है कि आखिर इंडियन सिटीजन्स कौन है और यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है जो कि इंडिया में इलीगली या फिर किसी भी वे से आकर के रह रहे हैं। ठीक है, तो यही बात चल रही है कि हमारे जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके द्वारा हमें लीगल प्रोविजन मिल रखा है कि हमें अपने इंडिया की पॉपुलेशन का, इंडियन सिटीजन्स का रजिस्टर बनाना है। जब 1999 में कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, दैट इज सुब्रमण्यम कमेटी। सुब्रमण्यम कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि हमें जल्द से जल्द अपने इंडियन सिटीजन्स का रजिस्टर बनाने की जरूरत है। पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी अगर इंश्योर करनी है तो हमें पता रहना चाहिए कि कौन कौन से सिटीजन हमारे अपने इंडिया के हैं और कौन आकर के जनरल वे में रह रहे हैं और उनसे हमें क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंडियन सिटीजन्स का रजिस्टर बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड थिंग, हम अगर अपने बेनिफिट्स को देना चाहते हैं किसी मतलब कि होता क्या है कि कंट्री के रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ के अपने लोगों के लिए पहले हैं। जो भी रिसोर्सेज है, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी हो गई, ये सारी चीजें पहले हम अपने सिटीजन्स को देंगे, उसके बाद जाके हम दूसरों के लिए सोचेंगे। सो जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिशियरी तक पहुंच सके इसके लिए भी हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए। सो वो डेटाबेस तैयार करने की बात की जा रही है, सिटीजन्स का डेटाबेस। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी होगी, इससे वो जो भी काम है, ऑफिशियल वर्क्स है, उनको कर सकते हैं। इससे डुप्लीकेशन की जो है चांसेस कम होंगे, डुप्लीकेशन कम होने से फ्रॉड कम होंगे। ये सारे पॉजिटिव चीजें हैं जो हमें मिलेंगी इंडियन सिटीजन्स के रजिस्टर बनाने से। ठीक है, इसी रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि अब कुछ बच्चे कंफ्यूज करेंगे इस चीज को आधार कार्ड से, तो मैं आधार और नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन्स के बीच में डिफरेंस बता दे रही हूँ। देखो, आधार एक 12 डिजिट यूनिक कोड है जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, दैट इज UIDAI के द्वारा हर एक इंडियन रेजिडेंट्स को प्रोवाइड किया गया है। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, जो भी इंडिया का रेजिडेंट है, जो इंडिया में रह रहा है, उसके लिए आधार कार्ड बनाया गया है। ये एक तरह का 12 डिजिट नंबर है जो कि इंडिया, चूंकि वो इंडिया में रह रहा है इसलिए बैंकिंग फैसिलिटीज, सब्सिडीज और ये सारी बेसिक फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए ये कार्ड बनाया गया। ठीक है, ये हमारे सिटीजनशिप होने का प्रूफ नहीं देता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द सिटीजनशिप प्रूफ। ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। बट सेकेंड थिंग हम बात कर रहे हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। इसका डायरेक्ट लिंकेजेस है इंडियन सिटीजन से, मतलब कि जो भी इंडियन सिटीजन होगा सिर्फ उसी को हम NRIC कार्ड प्रोवाइड करेंगे। NRIC बनाने के लिए दो चीजों का रिक्वायरमेंट रहता है। पहला तो नॉर्मल डेटा, फॉर एग्जाम्पल कि नाम क्या है, डेट क्या है, बर्थ क्या है, सेक्स क्या है, एजुकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, रेजिडेंट कहाँ है, फ्यूचर में कहाँ रहेंगे, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें। और दूसरा हमें बायोमेट्रिक डेटा की जरूरत रहती है। बायोमेट्रिक डेटा किस लिए? ताकि हमारे पास लोगों का बायोमेट्रिक डेटा रह सके ताकि हम डुप्लीकेशन को और फ्रॉड्स को रोक सके। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चूंकि हम जब आधार कार्ड्स बना रहे थे तब लोगों के बायोमेट्रिक डेटा ऑलरेडी हमने कलेक्ट कर लिए थे, तो अभी NRIC बनाते वक्त हमें अलग से बायोमेट्रिक डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करूं, अभी तक NRIC इंडिया में सिर्फ एक बार हुआ है, वही आजादी के समय पर। बट अभी रिसेंटली 1985 के बाद असम में पूरे ओवरऑल इंडिया में सिर्फ असम एक स्टेट है जहां पर NRIC कंडक्ट किया गया, या वहां के
सिटीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। उसके पीछे का रीजन है असम अकॉर्ड। 1985 में असम में इनफिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिला। मतलब कि जो बांग्लादेशीज हैं वो इनफिल्टर होकर के असम में आ जा रहे थे, जिसके वजह से वहाँ के इंडिजीनियस लोगों का कल्चर, वहाँ के इंडिजीनियस ट्राइब का रहन सहन, खाना पीना, रिसोर्सेस सब एक तरह से मिक्सअप हो रहा था। सो एक अपनी इंडिजीनियस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए असम के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, या यूं कह लो कि स्ट्राइक किया। उसके बाद एक असम अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में, जिसका आर्टिकल 6 बात करता है कि असम के इंडिजीनियस कल्चर को प्रिजर्व किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसलिए उस इंडिजीनियसिटी को मेंटेन करने के लिए असम में एक डेट फिक्स की गई और उसी रिगार्डिंग नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स बनाया गया कि आखिर असम में कितने लोग हैं जो इंडियन सिटीजन्स रह रहे हैं और कौन बाहर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि इस प्रोसेस को कंडक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ था, चूंकि जो एजेड पॉपुलेशन है, लेस एजुकेटेड पॉपुलेशन है, उनके पास एग्जैक्ट कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था जो कि अपना प्रूफ कर सके कि वो भी इंडियन सिटीजन्स है। इसलिए इस रिगार्डिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट ओवरऑल इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के वक्त हमें इन चीजों को ध्यान करना पड़ेगा। हालांकि असम के साथ थोड़ा सा डिफरेंट केस था, हमने उस टाइम पर एक डेट फिक्स कर दी थी, इसलिए उस डेट के बाद के डॉक्यूमेंट्स दिखाना डिफिकल्ट हो जा रहा था उनके लिए। बट इंडिया लेवल पर हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोसेस को हम स्मूथली कंडक्ट कर पाए। नेक्स्ट वन इज विकिपीडिया एंड ANI's डिफेमेशन सूट। देखो ये केस है जो विकिपीडिया और एशियन न्यूज के बीच में चल रहा है, एशियन न्यूज इंटरनेशनल के बीच में चल रहा है। देखो विकिपीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो कि किसी भी यूजर को राइट देता है कि वो विकिपीडिया में एक साइट में जाकर के कोई भी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकता है। एक तरह से ओपन सोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इसी रिगार्डिंग हुआ क्या कि विकिपीडिया काफी जल्दी फेमस हो गया क्योंकि इसने डेमोक्रेसी को मेंटेन किया। डेमोक्रेसी मतलब कोई भी पर्सन जाकर के इसमें चेंजेस कर सकता है, अपने नॉलेज के बेसिस पर इसमें इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकता है। सो हुआ क्या कि एक एशियन नेटवर्क इंटरनेशनल एक न्यूज एजेंसी है। इस एजेंसी को डिफेम करने के लिए इस के जो विकिपीडिया में जाकर के इसकी साइट पर चेंजेस कर दिए गए। मतलब कि ऐसा बोला गया कि जो ANI है ये गलत न्यूज प्रोवाइड करती है, मिसलीड करती है, गवर्नमेंट के साइड ये बायस्ड है। सो एक तरह से एक न्यूज एजेंसी को डिफेम करने की कोशिश की गई। इसी रिगार्डिंग इस न्यूज एजेंसी ने विकिपीडिया पर केस कर दिया, फाइल कर दिया केस कि एक तरह से विकिपीडिया मुझे डिफेम करने का कोशिश कर रहा है। इसी रिगार्डिंग ये न्यूज एडिटोरियल आया है कि हर एक सोशल मीडिया को एक सेफ हार्बर का प्रोविजन रहता है। मतलब कि अगर सोशल मीडिया गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड इंडिकेशंस को, ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है तो वो किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट क्या हुआ कि विकिपीडिया ने गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया, इसलिए हो सकता है कि विकिपीडिया का सेफ हार्बर का प्रोविजन छीना भी जा सकता है। बट हालांकि अभी इस केस में हमारे पास एंड रिजल्ट्स नहीं आए हैं। दिस केस इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। सो जैसे भी कुछ भी आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। आप लोग को बेसिकली मुझे दो चीजें समझानी थी। सेफ हार्बर का प्रोविजन जो कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी सोशल मीडिया अगर इंडिया में डील कर रही है, इंडियन सिटीजन्स उसके मेंबर्स हैं, तो उसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए इंडिकेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, जिसे सेफ हार्बर का वर्ड से डिनोट किया गया। और दूसरा ये न्यूज एजेंसी के बारे में बता दिया ऑलरेडी। थैंक यू। नेक्स्ट करते हैं। आर्मी इज मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटिंग सेटलमेंट चाइना। अभी इंडिया और चाइना के रिलेशंस हमें बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हम सब जानते हैं 2020 के बाद गलवान वाले रीजन में, डिस्प्यूटेड रीजन में दोनों कंट्रीज की मिलिट्रीज बहुत जोरों शोरों से पेट्रोलिंग कर रही थी। बट अब वहां पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चल रही है। अभी एक वीक के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा कि जो पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी है वो और भी ज्यादा कम हो गई है, और आने वाले समय में हो सकता है इंडिया और चाइना के रिलेशंस हमें बेहतर होते हुए
नजर आए। कोर्ट नोटिस ऑन अजमेर दरगाह प्ली ट्रिगर्स पॉलिटिकल रिलीजियस डिबेट। अगेन राजस्थान के अजमेर रीजन में एक दरगाह बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दैट इज मोइनुद्दीन चिश्ती जी की। ऐसा बोला जा रहा है कि इस दरगाह में पहले एक शिव टेम्पल होता था, उसके बाद इस शिव टेम्पल को तोड़ करके ये दरगाह बनाई गई है। ये केस अभी भी अंडर कंसिडरेशन है, हम इस केस पर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस दरगाह के बारे में पढ़ लेते रहे। इससे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जुड़ी हुई है दैट इज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके बारे में देख ले रहे हैं। हम जानते हैं इंडिया में हम सूफिज्म भी प्रैक्टिस करते हैं। सूफिज्म के 4 सेक्ट्स हैं, सहरावर्दी, चिश्ती, दो का मुझे नाम मिस हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो जो इन सेक्ट्स में से एक इंपॉर्टेंट सेक्ट है दैट इज चिश्ती समुदाय। सूफिज्म के चिश्ती समुदाय को लाने में जो इनको फाउंड किया है मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, और अजमेर के दरगाह में मोइनुद्दीन चिश्ती जी से ही रिलेटेड वो है। इसी रिगार्डिंग मैं बताऊं तो जो चिश्ती समुदाय है वो सूफिज्म से रिलेटेड है, और सूफिज्म बात करता है यूनिटी ऑफ बीइंग विद गॉड, मतलब कि गॉड के साथ मिलकर के एक हो जाने के बारे में बात करता है। ये मटेरियलिस्टिक चीजों को मानता है डिस्ट्रक्शन है, और हमें गॉड के लिए ही अपने आप को पूरा समर्पित कर देना चाहिए, उनकी भक्ति में हमें लीन हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें बात की जाती हैं। Next one is disruption Sahara melody parliament risks sliding into irrelevance says Dhankar। अभी जब से विंटर सेशन स्टार्ट हुआ है तब से पार्लियामेंट में कंटिन्यूअसली ऑपोजिशन इस तरह का बिहेवियर कर रहा है कि हमें रोज अपने सेशंस को एडजर्न कर देना पड़ रहा है। इसी रिगार्डिंग जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीश धापर जी, वो कह रहे हैं कि चूंकि आप एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों की होप्स को, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनको पार्लियामेंट में रखने के लिए आए हो, उनकी बात आपको रखनी चाहिए, ना कि इस तरह का बिहेवियर करना चाहिए कि सेशन ही कंडक्ट ना हो पाए। बेसिकली 3 मुद्दों पर आवाज उठाई जा रही है। एक तो संभल मॉस्क वाला केस, दूसरा मणिपुर में जो अनरेस्ट हो रखा है उसके बारे में, और तीसरा जो है वो अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए ब्राइबरी के। इन 3 मुद्दों को लेकर के एमपीज एमएलएस बहुत इस तरह का बिहेव कर रहे हैं कि हम सेशन ही कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। Next one is in Bhushan, India says it will back use of plastic alternatives। मैंने इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि साउथ कोरिया के बुशान में यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग चल रही है जो कि ग्लोबली प्लास्टिक को बैन करने के लिए ट्रीटी साइन करने की बात की जा रही है। इसी रिगार्डिंग इंडिया ने अपना स्टैंड रखा। एक तरफ इंडिया तो अपनी कंट्री में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर चुका है, इंडिया प्लास्टिक को प्रमोट नहीं करता है। दूसरी जगह बुशान में इंडिया ऐसा बोल रहा है कि जो भी प्लास्टिक्स के अल्टरनेटिव्स बनाए जाएंगे हम उस चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, हम उसको अपनी कंट्री में यूज नहीं करेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इंडिया का स्टैंड है क्या। इस टॉपिक में मैं थोड़ा और रिसर्च करूंगी, उसके बाद आपको सारी चीजें डिटेल में प्रोवाइड करूंगी। इस न्यूज एडिटोरियल में इंडिया का क्या स्टैंड रहा है और उससे ऐसा स्टैंड इंडिया क्यों उठा रहा है, ऐसा कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। UGC approves guidelines on flexible duration degrees for undergraduate students। UGC that is University Grant Commission ने अपने undergraduate students को flexibility provide की है कि वो कितने टाइम पीरियड में अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार कोर्सेज 3 साल के रहते हैं, 4 साल के रहते हैं, बट स्टूडेंट्स अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से इस कोर्स को समय के पहले भी वाइंड अप कर सकते हैं और समय से ज्यादा भी खींच सकते हैं। इस कोर्स का कंप्लीशन बेसिकली बच्चों के द्वारा जो भी क्रेडिट पॉइंट्स अर्न किए जाएंगे, जो भी मिनिमम क्रेडिट्स चाहिए किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, उस बेसिस पर उन्हें सर्टिफाई किया जाएगा। फार्मर्स मस्ट गेट हाई क्वालिटी सीड्स फर्टिलाइजर सेज एग्रीकल्चर मिनिस्टर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि हम सब जानते हैं इंडिया कई सारी प्रॉब्लम से जूझता है, क्लाइमेट चेंज हो गया, फूड इनसिक्योरिटी हो गया, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको हाई क्वालिटी सीड्स और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड होनी चाहिए। जो भी कंपनी, जो भी इंडिविजुअल उन्हें लो ग्रेड की चीजें प्रोवाइड करेगा उनके खिलाफ एक्शंस उठाए जाएंगे। इंडिया
test ballistic missile with a range of around 3500 किलोमीटर। देखो, इंडिया एक ऐसा कंट्री बन गया है जिसके पास सबमरीन से न्यूक्लियर लॉन्च करने की बैलिस्टिक मिसाइल आ गई है। मतलब कि हम एज अ इंडिया अब अगर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करना चाहते हैं, चाहे लैंड से, चाहे एयर से, चाहे अंडर सी से, तीनों जगह से हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब कि देखो, जैसे ये एक पाथ है, अगर आप मिसाइल को लॉन्च करते हो तो अगर मिसाइल ऐसा पाथ फॉलो कर रही है तो इसे बोला जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल यूजुअली एटमॉस्फेयर से इंटर और एग्जिट हो जाती हैं। पहले लॉन्च होने के टाइम पर ये एग्जिट हो जाती हैं, उसके बाद एटमॉस्फेयर में री इंटर होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ बेनिफिट्स ये है कि हम इसमें मल्टीपल टारगेट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें यहाँ पर किसी रीजन को टारगेट करना है तो हमने यहाँ पर टाइम लगा दिया कि यहाँ पर ड्रॉप करना है, उसके बाद यहाँ पर लगा दिया। मतलब कि मल्टीपल टारगेट्स को सेट करके आप बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ सकते हो। नेक्स्ट वन इज डीप डिप्रेशन लाइकली टू मेक तमिलनाडु लैंडफॉल टुमारो। इसे भी हमने डिस्कस कर लिया है कि बे ऑफ बंगाल में हमें एक नया साइक्लोन इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है जो तमिलनाडु के कोस्ट में हिट करेगा 1 दिसंबर को मे बी। और ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कल की डेट में हो सकता है लैंडफॉल जैसी चीजें हमें देखने को मिले तमिलनाडु के कोस्ट में। रेडी टू प्रिंसिपल टू एग्जीक्यूट सेंटर्स आयुष्मान भारत स्कीम सेज आतिशी। कल हमने इस रिगार्डिंग देखा था कि हाईकोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट से पूछ रहा है कि जब आपके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी आप गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत स्कीम को क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हो। लोगों को, दिल्ली के सिटीजन्स को 5 लाख का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करने में जब आप ऑलरेडी कैपेबल नहीं हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद क्यों नहीं ले रहे हो। इसी रिगार्डिंग आतिशी जी का स्टेटमेंट आया कि हो सकता है कि वो सेंटर की आयुष्मान भारत स्कीम को एग्जीक्यूट करें। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन इज पीएम ई ड्राइव। PM E-Drive, that means PM Electronic Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement। मतलब कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई थी। इस स्कीम के अंतर्गत बात किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग, साथ के साथ उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं, मतलब कि जो चार्जिंग पॉइंट्स रहते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएम ई ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट सब्सिडीज देने की बात कर रही है, साथ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें करने की बात कर रही है गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना मिशन लॉन्च किया था 2022 के टाइम पर। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसमें 4 नए एलिमेंट्स जोड़े, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसाइजन फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक्स मतलब ऐसी कल्टीवेशन जिसमें आप सॉइल का यूज नहीं कर रहे हो। हाइड्रो मतलब वाटर, न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन की मदद से आप अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हो हॉर्टिकल्चर का, फ्लावर्स का, एग्रीकल्चर का, उसे बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। एक्वापोनिक्स मतलब कि एक्वाकल्चर प्लस हाइड्रोपोनिक्स, मतलब कि पहले आप कर रहे हो हाइड्रोपोनिक्स, प्लांट्स एंड उसको लगा रहे हो वाटर की मदद से, और उस वाटर में एक्वाकल्चर मतलब कि जो फिशेस का वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उन सबको यूटिलाइज कर रहे हो एज अ मैन्योर, प्लांट्स को फर्टिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, प्लांट्स की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। एक्वापोनिक्स मतलब कि एक्वाकल्चर प्लस हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग में क्या किया जाता है कि आप इंडोर फार्मिंग को प्रमोट करते हो जिसमें एलईडी लाइट्स की मदद से जो प्लांट्स हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। प्रिसाइजन फार्मिंग मतलब कि और प्रिसाइज्ड वे में फार्मिंग और एक्यूरेसी के साथ फार्मिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जीपीएस टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस का यूज करके एनालाइज करना कि फार्मिंग को किस चीज की जरूरत है, कितना फर्टिलाइजर देना है, कितना पानी देना है, कितने मैन्योर प्रोवाइड करने, ये सारी चीजें कैलकुलेटेड वे में कैलकुलेट करना और प्रोवाइड करना ही
प्रिसाइजन एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन इज युवा संगम। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया था युवा संगम। इसमें यूथ को कनेक्ट करने के लिए, ये एक तरह से पीपल टू पीपल कॉपरेशन और कनेक्शंस बनाने के लिए यूथ के बीच में संगम किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड एक्सपोजर मिलेगा बच्चों को, जैसे कि हो गया टूरिज्म, ट्रेडिशन, डेवलपमेंट, पीपल टू पीपल कनेक्ट और टेक्नोलॉजी। इन सारे सेक्टर से रिलेटेड जो यूथ्स हैं वो उनको बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, कनेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, ये एक स्कीम है जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई। इसके अंतर्गत ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि जो हमारी कंट्री में स्किलिंग का गैप है उसे फिल आउट करने के लिए लाया गया है। वी ऑल नो इंडियन यूथ्स जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लेते हैं वो एजुकेशन, वो नॉलेज फील्ड में काम नहीं आता है। फील्ड में उनको अलग स्किल्स की जरूरत रहती है और उन स्किल्स की कमी रहती है बच्चों में। उस गैप को फिल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम चलाई गई है। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।